देश में अनुसूचित जाति जनजाति थाना खुल सकता है, महिला थाना खुल सकता है, तो जमीनी विवाद निराकरण थाना क्यों नहीं खुलता है भाई? क्रिमिनल सिर्फ आम आदमी नहीं होता है। अगर हम बात प्रशासन की कर ले तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत होती है। जिनका वेतन 1.5 लाख रुपया है, उनके बच्चों के स्कूल का फीस होता है 5 लाख रुपए प्रति महीना। क्रिमिनल्स का राजनीतिकरण हुआ उस दौर में, तो उसके बाद से लोगों को लगा कि हाँ, क्राइम करके भी आदमी करियर बना सकता है। लेकिन उनको लगता है कि वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी, और उसके चक्कर में उसका पूरा खानदान जेल में पिसता है कि आज इनसे पैसे ले रहे हैं, कल जिनसे पैसे लेंगे वो उनके हो जाएंगे। इनके संपत्ति को रेड करके और कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। जब भी आप अपने सोशल मीडिया को खोलेंगे तो एक वकील साहब है जो बहुत ही फेमस हैं, लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है इन्हें पसंद करते हैं, कई फॉलोअर्स भी हैं। हम बात कर रहे हैं एसके पंकज जी की। चलिए सीधे हम उनसे रूबरू होते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रीति हूं और इस वक्त सच टॉक्स के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एसके पंकज जी। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, जाहिर सी बात है एडवोकेट है, लोग आपसे क्राइम को लेकर के जरूर सवाल पूछना चाहेंगे। आज के डेट में खास करके अगर हम बिहार की ही बात कर ले तो बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकल डायलेक्टियल लैंग्वेज के ये चैनल में मुझे बुलाने के लिए, सच टॉक्स में बुलाने के लिए आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने अपराध से ही शुरू किया, सिंस आई एम अ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, तो क्रिमिनल डिफेंस लॉयर से जाहिर सी बात है कि क्राइम से ही संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जैसा आपने बताया कि इन दिनों बिहार में बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है, तो इन दिनों ही नहीं, अभी तो थोड़ा कंट्रोल है। 1990 से शुरू हुआ जो क्राइम का सिलसिला, क्राइम को करियर के रूप में लोग जो है वो लेने लगे 1990 के बाद में। हुआ क्या कि क्रिमिनल्स का राजनीतिकरण हुआ उस दौर में, तो उसके बाद से लोगों को लगा कि हाँ, क्राइम करके भी आदमी करियर बना सकता है। तो ये तो कारण वहीं से शुरू हुआ। बाद में जो है वो नीतीश कुमार की सरकार आई, बहुत कंट्रोल हुआ। अभी जो हमारे डीजीपी हैं, काफ़ी सफलतापूर्वक अपराधियों को पकड़ के जेल भेजने के लिए जाने जा रहे हैं। लेकिन इससे कंट्रोल तो नहीं हो रहा है ना, अपराध तो लगातार हो ही रहा है, हत्या, लूट, डकैती। अभी आप कई मामलों को ले लीजिए, कई ऐसे मामले भी हैं जो अभी तक सॉल्व भी नहीं हुए हैं। नीट छात्रा का मामला हो, और आरा में जो हुआ, भोजपुर में, वो सब हमने देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी क्राइम जब होता है तो क्राइम का कारण, उसके बाद का इफेक्ट और उसका सॉल्यूशन, इन तीनों पर अगर हम लोग बात करें तो क्राइम का कारण क्या है, क्रिमिनल्स का मन कहाँ से बढ़ रहा है। तो आर्थिक ये अपराधी 3 तरह के होते हैं। एक क्रिमिनल ऑफेंडर्स होते हैं जो आपराधिक अपराधी होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक क्रिमिनल्स होते हैं, आर्थिक अपराधी, एक जो होता है वो सेक्सुअल क्राइम होता है। तो ये 3 तरह के जो अपराधी हैं, उसका क्या कारण है। तो आपने देखा होगा कि डीजीपी हम लोगों के थे बिहार के, अभयानंद साहब, उन्होंने भी बताया कि आर्थिक अपराधी जो है वो ये क्रिमिनल ऑफेंडर्स को पैदा करते हैं। जब किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति जो है वो जाएगा, जैसे एक एक अपराधी, एक एक अभी जो अधिकारी लोग हैं, जो बिहार सरकार के ऑफिसर्स हैं, अभी देखिए कि बेतिया में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पे जब रेड पड़ा तो इतने नोट निकले, नोटों की इतनी गड्डियां निकली कि गिनते गिनते मशीन थक गया, मशीन बंद हो गया। फिर हाथ से लोग गिने, हाथ से गिनते गिनते जब लोग थक गए तो फिर मशीन पे आ गए। तो जब इतना एक एक अधिकारी के यहाँ से पैसा निकलेगा, एक डीवाईएसपी हैं जो अपने नौकरानी को थार दिए थे, जो अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों रुपया का जो है गिफ्ट दिए थे, उससे शादी करने वाले थे, उसको चुनाव लड़ाने वाले थे, मतलब इतना पैसा उनके पास है कि गर्लफ्रेंड को चुनाव लड़वाएंगे और राज वो पीछे से साइड से करना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है, आप जैसा बोल भी रहे हैं, क्रिमिनल सिर्फ आम आदमी नहीं होता है। अगर हम बात प्रशासन की कर ले तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत होती है। जो छापेमारी हो रही है, इतने भारी संख्या में करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो हमारे अधिकारी बैठे हुए सरकारी तंत्र में, वो भी भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं। अभी ईओयू की एक रिपोर्ट आई थी, जो है वो सोर्सेस बता रहे थे, अखबारों में छपा था कि ईओयू के हाथ में जो है वो सिलीगुड़ी में एक जगह लगा है जहां यहाँ के जितने अधिकारी हैं जो अरबपति खरबपति हो रहे हैं, वो जाके वहां प्लॉट खरीद रहे हैं।
एक एक अपराधी 100 करोड़ 200 करोड़ हजार करोड़ के अधिकारी जो है वो संपत्ति इकट्ठा कर ले रहे हैं। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनका वेतन 1.5 लाख रुपया है, उनके बच्चों के स्कूल का फीस होता है 5 लाख रुपए प्रति महीना। तो जब आर्थिक अपराध बढ़ेगा, जब गुंडा माफिया, शिक्षा माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, देह व्यापार माफिया, ड्रग माफिया, ट्रक माफिया और घूसखोर ऑफिसर्स, इनका जब तक जो है इनके संपत्ति को रेड करके और कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। क्रिमिनल कौन होता है? क्रिमिनल को लगता है कि भाई मैं गरीब क्यों रहूं, तो ये किसको देख के उसको लगता है कि गरीब क्यों रहूं? जब एक मामूली किरानी के बेटी की शादी में करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, उनके बेटे के रिसेप्शन में करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, तो उसकी तो मजबूरी है। ऐसे लोग हर समाज खानदान में पाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके दिमाग में होता है कि मैं भी इतना कमा लूं कि मेरी भी बेटी की शादी हो, बेटे का जो है वो रिसेप्शन हो, तिलक छेका हो, रोका हो, तो उसमें जो है एंगेजमेंट हो, तो उसमें मुझे भी इतना खर्च करने को मिले। मैं भी थार से चलूं, मैं भी फॉर्च्यूनर से चलूं, मैं भी मोटा चेन पहनूं, मैं भी मोटा हाथ में सोने का ब्रासलेट पहनूं। तो इस तरह से जो है वो लोगों के जो है वो मन में, ये नए युवाओं के मन में ये सब चीज जो है आ जाता है, और यही कारण है कि वो लोग अपराध की ओर जाते हैं। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आप एक एडवोकेट है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई भी एक युवा लॉयर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा करियर हो सकता है? देखिए, लॉयर्स बनना जो है वो एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक जो है वो करियर है, बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है। मान सम्मान, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ होता है इसमें। लेकिन क्या डराते भी है? जी, डराते भी है? वकील लोग हाँ। नहीं, वकील से तो डर समाप्त होता है। अगर थाने का दरोगा जो है, थानेदार आपको डरा रहा है, आप वकील के पास जाइए, आपका डर समाप्त हो जाएगा। आपके अगल बगल का कोई गुंडा क्रिमिनल अगर आपको डरा रहा है, वकील के पास जाइए, गुंडा क्रिमिनल का डर समाप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी तो वकील के साथ प्रॉब्लम है ना कि आज इनसे पैसे ले रहे हैं, कल जिनसे पैसे लेंगे वो उनके हो जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि एडवोकेट्स एक्ट भी है और नॉर्मल प्रैक्टिस में भी है। 99.9% एडवोकेट्स ऐसा करते हैं कि अगर क्लाइंट आ गया तो क्लाइंट के पक्ष में वो, अच्छा आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा जो है वो अपराधी हो जाए या बहुत पियाक हो जाए या एकदम असामाजिक तत्व हो जाए, तो पहले समाज उसको छोड़ देता है। वह व्यक्ति जो है वो एकदम निकम्मा हो जाए, पूरे खानदान का नाम हंसाने लगे, तो माँ बाप छोड़ देता है। अगर वो सेक्सुअल क्राइम्स में आ गया, यानी किसी से उसका अवैध संबंध हो गया, तो उसकी पत्नी छोड़ देती है। लेकिन एक वकील होता है जो ऐसे सब लोगों को नहीं छोड़ता है, लेके साथ में चलता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा हम लोगों के लिए कोई होता है जीवन में तो क्लाइंट होता है, अपना जो होता है। तो अतिथि देवो भव। हाँ, अतिथि क्लाइंट देवो भव, आपके लिए तो वही है। हम वकील देवो भव। तो ये हम लोगों के लिए होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वकील लोग जो है वो बदल जाते हैं, क्योंकि उनका करियर जुड़ा हुआ है। मान लीजिए, सपोज करिए कि आप मेरे क्लाइंट हैं और आप मुझे 20,000 रुपया किसी केस का फीस दिए, और कोई अगर 1 लाख रुपया दिया और अगर मैं बदल गया, तो फिर जो 20-20 हजार रुपया आने वाला था सैकड़ों की संख्या में, उसमें मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। तो ये सभी प्रोफेशनल समझते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में भी है और ये वकालत के जो है एडवोकेट्स एक्ट के में भी है। तो इसलिए जो है, जो वकील किसी का अगर कुछ केस ले लिया तो उसके साथ वो जो है फिर क्रॉस नहीं कर सकता है। जो आपका सवाल था कि इसमें करियर अच्छा है कि नहीं, तो करियर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप में 3 क्वालिटी है तो ही करियर अच्छा है। पहला, कि आपकी हिंदी इंग्लिश खूब फ्लुएंट हो, आपके पास लॉ की अच्छी जानकारी हो, कानून की जितनी किताब हो वो सब आप एक नज़र कभी पढ़े हो, और आपको रात को 1 बजे तक जगने और सुबह 6 बजे फिर से जग के काम करने की क्षमता हो, यानी मेहनत हो। और ये तीनों के साथ साथ कम से कम अपने करियर में 5 से 7 साल तक आपकी रोजी रोटी की समस्या आपके साथ नहीं हो, क्योंकि शुरू के करियर के 5-7 सालों तक जो है वो वकील को पैसा नहीं मिलता है, क्लाइंट कम आता है, या फिर जूनियर है तो जूनियर की फीस कम होती है, या बहुत सारी बातें उसमें होती हैं। जब तक क्लाइंट में भरोसा नहीं बन जाता है तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। तो आप जहां कचहरी, जो कोर्ट आप डिसाइड किए, चाहे आप हाई कोर्ट डिसाइड किए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट, तो उस कोर्ट से के सराउंडिंग में आपका घर होना चाहिए, ताकि आने जाने का किराया न लगे, ज़्यादा गाड़ी का फ्यूल खर्चा ना हो,
रूम रेंट ना लगे, और आपके पिताजी के पास उतनी संपत्ति या पैसा होना चाहिए कि 5-7 साल तक आपका जो है खर्चा चलता रहे। क्राइटेरिया तो बहुत बड़ा है। हाँ, खर्चा चलता रहे। और उसके अलावा अपना पर्सनल लेवल पे हिंदी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये है तो आपके लिए वकालत से बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर इसमें कोई एक नहीं है तो फिर आप वकालत में आके अपना लाइफ बर्बाद करिएगा। अच्छा पंकज जी, मेरा एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी मर्डर करके आपके पास आता है। सवाल आपका जो है था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना ज़्यादा है। जरूरी था कि अपराध कैसे बढ़ रहा है। तो मैंने बताया कि आर्थिक अपराधियों के कारण अपराध बढ़ रहा है, जो लोग प्रोफेशन अपना रहे हैं, प्रोफेशनल अपराधी जो हो रहे हैं। दूसरा होता है कि रैंडम अपराधी होता है, कि उसके सामने स्थिति या परिस्थिति ऐसी आई कि वो अपराधी बन जाता है। तो ये स्थिति और परिस्थिति जो पैदा करने में 3 चीज़ें होती हैं, जो सामान्य बोलचाल में जर जोरू जमीन। जर का मतलब पैसा। मान लीजिए कि जैसे मेरे पास पैसा है, कोई मित्र है जिसने आके मुझे कहा कि 5 लाख रुपया दे दीजिए, और वो मेरी जमा पूंजी ही है मात्र, या फिर मैं अपने पूरे जीवन भर की कमाई जो है वो इकट्ठा करके और जमीन खरीदने गया, पूरे जीवन की मैं जमा पूंजी, और मैंने क्या किया कि 30-40 लाख रुपया दे दिया जमीन पर, और बाद में वो आदमी घपला कर जाए, पैसा मुझे वापस मिल नहीं रहा है और मेरे पूरे जीवन की कमाई हो गई खत्म। तो इस स्थिति में उसके सामने फिर समस्या आ जाती है कि भाई इससे बदला ले लो। तो एक अपराध उसमें होता है। एक अपराध उसमें होता है कि मान लीजिए कि मेरे पैसे पर या मेरे संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा अपने धन बल के साथ करना चाहता है, तो करने वाला या जिस पे हो रहा है वो दोनों में से कोई एक घातक हो सकता है, क्राइम की ओर जा सकता है। और 65% ऑफ द क्राइम्स अकर ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट्स। जो 65% तक क्राइम है वो जमीनी विवाद के कारण होता है। जमीनी विवाद में हमारे देश में ऐसा कानून है कि, और कानून की जानकारी भी लोगों को नहीं है। जो नए कानून बन रहे हैं, जो सुविधाएं बन रही हैं, उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जैसे सपोज करिए कि मेरा जमीन है, कोई दबंग आदमी उस पर कब्जा कर ले। एक पटना में आपके जो है, जहां आप बैठी हुई हैं, यहाँ के इर्द गिर्द की मैं बात बता रहा हूँ, 4-5 किलोमीटर दूर की, एक आदमी के घर में वो बाजार गए, तब तक एक दूसरा आदमी आके ताला मार दिया। दबंग जो है भूमाफिया ताला मार दिया। अब ताला मारने के कारण क्या हुआ कि वो खुलवाने जब जा रहे हैं तो फिर पुलिस कह रही है कि ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, ये मेरे जुडिक्शन में नहीं आता। और सच्चाई बात भी है, लैंड डिस्प्यूट जो है सीपीसी से गाइड होता है, तो जब सीपीसी से गाइड होता है तो कोर्ट उसमें कुछ भी करेगा। लेकिन जानकारी के अभाव में क्या होता है कि ये चीजें होती हैं। आज लैंड डिस्प्यूट्स को सुधारने के लिए भी सरकार स्तर से थाना अध्यक्ष, सीओ, बीडीओ, एसडीएम, एडीएम के कोर्ट से भी बहुत सारी चीजें होती है जो जल्दी और त्वरित हो जाती है। और कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं कि कैसे आपके जमीनी विवाद में कोई क्राइम हुआ है, आपके साथ ठगैती हुई है, मारपीट हुआ है, थ्रेट मिला है, आपसे रंगदारी मांगी जा रही है, तो वो तो क्राइम है। तो उसको कैसे आप क्रिमिनल जो है वो मामला उसमें दर्ज करा के, एफआईआर दर्ज करा के कैसे उनको आप सजा दिलवा सकते हैं। तो ये चीज जो है वो लोगों को जानकारी का अभाव है, जिसके कारण क्या है कि 65% तक क्राइम होता है लैंड डिस्प्यूट के कारण। दूसरा है आपको, और तीसरा तो ये जर हो गया, यानी पैसा, जमीन हो गया। जोरू का मतलब हो गया कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव ट्रायंगल हो गया, उसमें मर्डर होता है। मतलब लड़कों को ये ट्रेनिंग सरकारी स्तर से, कॉलेज स्तर से, या फिर जो है वो स्कूल स्तर से, या संस्कार, जो भी संस्कार शालाएं हैं, उसमें नहीं दिखाया जाता है कि जो लव अफेयर्स हैं वो आपका हार्मोनल डिमांड है एक तरह का, जो कुछ क्षण के लिए आता है और वो समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी, और उसके चक्कर में उसका पूरा खानदान जेल में पिसता है। तो लड़कों को ये समझाना होगा कि अगर वो तुम्हारी, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये एक हार्मोनल चेंजेज है। ब्लड में जो है, हार्ट में ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ना, कम बढ़ना, स्ट्रेस का बढ़ना, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको जो है वो बता सकते हैं। तो ये लव का जो, अच्छा अगर ये प्यार होता तो फिर तुम मेरी नहीं हुई तो जहां रहो वहां सलामत रहो, ये होना चाहिए कि कहीं नहीं रहो, ये होना चाहिए। बक्सर से एक घटना भी सामने आई थी, जब एक महिला की शादी हो रही थी, तब उसके प्रेमी ने जी जा करके गोली मार दी थी। आरा स्टेशन पे आपने देखा कि लड़की और लड़की के पिता को, दोनों को गोली मार दिया लड़का, बाद में शायद खुद को गोली मार लिया। तो ये जो लव ट्रायंगल्स के कारण, लव अफेयर्स के कारण, या इलिसिट रिलेशन के कारण भी, जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे आप आजकल खबरों में देवर भाभी का जो है अवैध संबंध हो जाना, या फिर जो है समधी समधन का अवैध संबंध हो जाना, ये सब सारी चीजें जो है, तो जिसकी वाइफ है वो तो स्ट्रेस में आ गया, उसको तो बेवफाई दिख गई, तो या तो हस्बैंड मार दे
प्रेमी को, या प्रेमी मार दे हस्बैंड को, या प्रेमी और पत्नी दोनों मिल करके जो है हस्बैंड को कभी नीला ड्राम में या कभी सांप से कटवा दे। तो ये सारी स्थितियां जो है वो लव ट्रायंगल और लव एंगल के कारण होती है। हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि मीडिया ने औरतों का ज्यादा डेमोनाइजेशन किया है, यानी उनका ज्यादा खलनायकीकरण, राक्षसीकरण ज्यादा किया है। अब एक सोनम रघुवंशी आ गई, एक मुस्कान आ गई, और उसको पूरा न्यूज को जो है 10 दिन 12 दिन तक डिबेट चला। और यहाँ हर दिन आप जहाँ बैठी हैं 5 किलोमीटर के अंदर में जाकर के थाना का जो है लिस्ट निकालिएगा तो देखिएगा लगभग हर दिन कई औरतें जो है दहेज के आग में, तो कोई घरेलू हिंसा के आग में जलाई जा रही, कोई जो है आत्महत्या कर रही है, किसी को टॉर्चर किया जा रहा है। उस पर बात तो लोग नहीं करते ना। जब भी एक महिला अपने पति को मार देती है तो या फिर किसी को मार देती है तो ज्यादा वो बातचीत होती है, चाहे मीडिया में भी हो या फिर लोगों की भी बात करें तो लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन महिलाएं जो है आज से नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, कई सालों से ये चला आ रहा है। लड़कियां जो है दहेज हत्या की शिकार हो जाती है, कई मामलों में लड़कियों की हत्याएं होती है। बावजूद जो है जब एक महिला इस तरह की वारदात को अंजाम देती है तो हमारे समाज में जो है वो ज्यादा घर कर जाता है। लोगों को लगने लगता है अरे मुझे तो शादी करने में डर लगता है, लड़के ये कहते हैं, फिर डर तो लड़कियों को भी लगनी चाहिए। बात अपराध पर हो रही थी तो मैं पहले कंक्लूड कर लूं, उसके बाद आपके इस सवाल पे भी आता हूं। तो एक तो इन सारे कारणों से, यानी लव अफेयर्स, लव ट्रायंगल, बेवफाई, लव सेक्स और धोखा, अवैध संबंध के कारण हत्याएं हो रही हैं और क्राइम हो रहा है, जमीनी विवाद के कारण हो रहा है, और बाकी जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं वो आर्थिक अपराधियों के कारण हो रहे हैं, माफियाओं गुंडों के कारण हो रहे हैं। एक माफिया है जो सफेद पोश है, करोड़ों रुपया कमा लिया और उसका जो है वो और सारा उसका कमाई का रास्ता अवैध था, और वो सोसाइटी को इस तरह से इन्फ्लुएंस बैडली कर देता है। खर्चीली शादी, दिखावा, आडंबर, गरीबों को सताना, दबाना, अपने बकलोल औलादों को जो है वो टैलेंटेड दिखाना, गरीब या मध्यम वर्गीयों के टैलेंटेड औलादों का टैलेंट सप्रेस कर देना, सामाजिक रूप से उसका उपहास कर देना। एक लड़का, मान लीजिए मध्यम मिडिल क्लास व्यक्ति का एक लड़का बहुत अच्छा गायक हो जाए या डांसर हो जाए, तो अमीर लोग क्या करते हैं, धनपशु लोग अपने चमचों के साथ मिलकर उसको नचनिया है, बजनिया है, ये है वो कहकर उसको जो है वो सप्रेस करते हैं, और अपनी औलाद बकलोल है फिर भी उसको जो है ये है वो है कह के और साबित करते हैं। तो आर्थिक अपराधी, जमीनी विवाद और ये आपको जो है वो लव अफेयर्स या फिर अवैध संबंध, इनके कारण क्राइम बढ़ते हैं। कंट्रोल करने का अगर तरीका मुझसे पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि बिहार सरकार लेवल से अगर पूछिएगा तो ये होना चाहिए कि जितने भी, चाहे वो आर्थिक अपराधी हों, चाहे वो भूमाफिया हो जो लैंड डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी माफिया हो या आर्थिक अपराधी हो या क्रिमिनल ऑफेंडर्स हो, सबकी संपत्ति पर, और जो इनके अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी जो हैं या फिर पदाधिकारी हैं, उन सब पर रोटेशन वाइज 100% लोगों की संपत्ति पर छापेमारी करवाती सम्राट सरकार, और करवा करके, और अगर किसी को आय से कम संपत्ति मिले, पारदर्शी तरीके से हो, एकदम लाइव कैमरा के साथ हो छापेमारी, और ये क्या कहा जाता है, अगर आय से कम संपत्ति मिले तो उसको प्रोत्साहन मिले, प्रमोशन मिले, उसको जो है कुछ इनाम दे दीजिए, और आय से अधिक मिले तो उसको बस स्पीडी ट्रायल चला के 1 साल के अंदर सजा दिलवा दीजिए, और उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसमें सरकारी विद्यालय खुलवा दीजिए, जो 2008 में नीतीश कुमार ने किया भी था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये बातें कही है। कभी कभी बोलते भी रहते हैं, नीतीश कुमार के ही चेला हैं तो जाहिर सी बात है बोलेंगे, चेला नहीं मतलब नीतीश कुमार के जो है वो सक्सेसर हैं तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे, बोलते हैं। तो ऐसा उन्हें करना चाहिए कि सारे अधिकारियों, 100% अधिकारियों, माफियाओं और गुंडों की संपत्ति पर रेड मरवा करके जो अच्छा मिले उसको प्रोत्साहित करें, और जो बुरा मिले, जो आय से अधिक संपत्ति, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जिसके पास पाया जाए, उसकी 100% संपत्ति को जब्त करके और उसमें सरकारी विद्यालय खोल दें और 1 साल के अंदर में सबको सजा दिलवा दें। तो बिहार से 98% क्राइम कम हो जाएगा, आर्थिक अपराधियों को कंट्रोल कर दे। और लव अफेयर्स के लिए जागरूकता फैलाएं, उसके लिए विंग्स बने, जिलों में जो है जिलावार जो है विंग्स बने, और जमीनी विवाद के लिए अगर अपने राज्य में या देश में अनुसूचित जाति जनजाति थाना खुल सकता है, महिला थाना खुल सकता है, तो जमीनी विवाद निराकरण थाना क्यों नहीं खुलता है भाई? आप क्या करिए ना कि 500 फोर्स, आर्म्ड फोर्स को बहाल कर दीजिए, और जमीनी विवाद का जो भी डिस्प्यूट का मामला है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं फैसला उस पे, वो सीपीसी से गाइड होता है। ऐसे तो सरकार चाहे तो बिल बना के उसको जो है अपने लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्रोल में ले सकती है, लैंड डिस्प्यूट को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ सकती है। लेकिन अगर नहीं भी बनाते हैं तो जो प्रिवेलिंग लॉज हैं, जो अभी जो है जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है, उसके भी अनुसार
आप क्या करिए 500 का एक फोर्स बनाइए और किसी भी व्यक्ति का आवेदन अगर आ जाए कि फलाना जमीन है, कल हम नापी करवाना चाहते हैं, चाहे उसमें फलाना आदमी गलत ढंग से जोत रहा है, वहां मारपीट की आशंका है, 500 फोर्स तैनात कर दीजिए, स्टेटस को कर दीजिए, कहिए कि भाई अमीन लाओ, आप पंचायत लाओ, सरपंच लाओ, सीओ लाओ, किसी को लाओ, लेकिन इस दौरान मारपीट या गाली गलौज नहीं होने चाहिए, और जो करे उसको जेल भेजो। तो फिर लैंड डिस्प्यूट भी कमजोर हो जाएगा। मारपीट या मर्डर लैंड डिस्प्यूट में क्यों होता है? क्योंकि लोग जब मार शुरू हो जाता है तो कमजोर तबका पुलिस तक पहुंचने की कोशिश या तो पहले कर चुका होता है या फोन करता है, पुलिस समय पे नहीं आती। तो अगर इसका पहले ही एप्लीकेशन ले लिया जाए और फोर्स दे दिया जाए तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अब आपका अगला एक सवाल था कि अगर कोई मर्डर करके आता है। जी, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके आपके पास आता है, आपको पता है कि हाँ इसने मर्डर किया है और गलती सामने वाले की नहीं होती है, तो आप उस क्रिमिनल का केस लेंगे पैसों के लिए या फिर समाज को सुधारने के लिए? ये आप सबके सामने आ करके कहेंगे कि हाँ ये जो है क्रिमिनल है और इस तरह की घटनाएं जो है वो हमारे समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये पर्टिकुलर सवाल मुझसे है तो मेरा व्यक्तिगत जवाब ये है कि आई एम लकी इनफ कि मेरे पास क्रिमिनल्स आते ही नहीं है। हमारे पास ज़्यादा गरीब आते हैं, मध्यम वर्गीय आते हैं, गलत ढंग से फंसाए हुए लोग आते हैं, पति पटदारी के विवाद में फंसाए हुए लोग आते हैं, पत्नियां वो आती हैं जिनके पति प्रताड़ित करते हैं, या वो पति आते हैं जिनकी पत्नी कलही हो जाती है। तो ये सब लोग ज़्यादा आते हैं मेरे पास। और मर्डर केस भी आता है तो वैसा मर्डर केस आता है जिसमें आम आदमी है, जो आम आदमी फंसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका सवाल ये भी है कि कोई ड्रेडेड क्रिमिनल जिसने 50 मर्डर्स किए और 51वां मर्डर लेके आपके पास आ जाता है, पहला मर्डर केस तो बहुत है, लेकिन अगर 50 मर्डर किया, 51वां मर्डर लेके भी आ जाए केस, तो लॉयर का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है ये पूछना कि आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं। चूंकि दोषी और निर्दोष करार देना अदालत का काम होता है। हम जब क्लाइंट मेरे पास आता है तो हम उस समय वह व्यक्ति होते हैं, वो क्लाइंट होते हैं, उसके हम स्पोक्स पर्सन होते हैं, एक लीगल स्पोक्स पर्सन होते हैं कि जो वो बोलना चाहता है वो कानूनी ढंग से नहीं बोल पाएगा, उसकी भाषाई या कानूनी क्षमता उतनी नहीं है कि वो बोल पाए, इसलिए मैं जा करके उसकी बात को कानूनी ढंग से कोर्ट में रख देता हूं। तो उसको दोषी या निर्दोष पूछना ही हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, उसको पूछना ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पहले बताना होगा कि हमें ये बीमारी है। अगर हम कुछ भी उसे गलत बताते हैं तो दवा तो हमें गलत दी जाएगी। वैसे ही अगर हम एक लॉयर के पास जाते हैं और अगर हम सच नहीं बताते हैं तब तो फिर लॉयर भी उनके स्पोक्स पर्सन नहीं बन पाएंगे। नहीं, तो हमको आपको ये बताना, जैसे मान लीजिए आपको बीमारी है तो आपको अगर, जैसे मान लीजिए आपको बुखार है तो आप आके कहिएगा कि बुखार लग गई है हमको। आप हमको ये नहीं बता सकती हैं कि बुखार शब्द कहाँ से आया, फिर इसकी इंग्लिश फीवर होती है या क्या होती है, ये आपको नहीं बताना है। वो सारा डायग्नोसिस करना डॉक्टर का काम होता है। लेकिन जहाँ तक एडवोकेसी का और एडवोकेट्स एक्ट का सवाल है, जहाँ प्रोफेशनल कंडक्ट या मिसकंडक्ट का सवाल है, उसमें बस यही चीज़ें आती हैं कि हमको ये पूछना ही नहीं है कि आप दोषी हैं निर्दोष है। आप आते हैं और कहते हैं कि हमको BNS 103 का केस है, IPC 302 का केस है, हमने जो है वो, और फिर मैं आपका FIR पढ़ूंगा, आपसे बात करूंगा, पुलिस डायरी लूंगा, गवाहों के बयान, साक्ष्य के आधार पे आपका पक्ष रखूंगा। पंकज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध जो एडवोकेट है SK पंकज जी, उन्होंने बातचीत की। आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने क्राइम को लेकर हमसे बातचीत की, किस तरह के क्राइम्स है जो इन दिनों देखने को मिलते हैं ज्यादातर, और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इस पर भी उन्होंने बातचीत की। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे सच टॉक।